नमस्कार स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है और आज के सेशन में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जो कि 25 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 में आया था। 25 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में दिए होते हैं, जो आपको 10 से 12 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ करने होते हैं और 100% एक्यूरेसी के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, पहले क्वेश्चन आपको सेंटेंस अरेंजमेंट का दिया गया है। सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ ग्रामेटिकल क्लू या कुछ हिंट आपको जो है मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको हिंट मिल जाए। कभी कभी सेंटेंस अरेंजमेंट आपकी प्योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के आधार पर होता है, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का ही, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट का ही पार्ट होते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपके पास कोई किताब है, बुक है या न्यूज़पेपर है, तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का मजबूत होना जरूरी है। क्लोज टेस्ट, PQRS यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट और पैराग्राफ जो अनसीन पैसेज आता है उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं। अश्वगंधा इज एन अडॉप्टोजेनिक हर्ब दैट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स लाइक इंप्रूविंग थायराइड फंक्शनिंग एंड रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल। देखिए, पहले स्टेटमेंट को पढ़ के इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अश्वगंधा को इंट्रोड्यूस किया गया है, बताया गया है कि वो है क्या। जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होते हैं, जो इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। इंट्रोड्यूस करने से मतलब है कि पहली बार उसको डिफाइन किया जा रहा है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। वो प्रोबेबली पैराग्राफ का फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो ए स्टेटमेंट है, ये सबसे पहला स्टेटमेंट होगा। देखिए, आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर ऐसे दिए हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका पहले स्टेटमेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। एक पॉसिबिलिटी है कि डी से स्टार्ट हो सके। एक ऑप्शन आपका ऐसा है जो डी से स्टार्ट हो सके। ऑप्शन की भी आपको हेल्प मिल जाती है और आपको जो है हिंट भी यहाँ से मिल सकते हैं, लेकिन कई बार जो है कॉम्प्रिहेंशन में मतलब इस 4 सेंटेंस में से एक भी हिंट नहीं मुझे मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव कीजिए। अब देखिए, इस वाले ऑप्शन को चेक कीजिए जरा। सबसे पहले इसी को एलिमिनेट कर दो, ये सबसे अलग है। DABC, यू कैन कंज्यूम अश्वगंधा पाउडर और अश्वगंधा कैप्सूल। देखिए, सबसे पहले तो अश्वगंधा के बारे में वो बताएगा, कंजम्पशन की बात तो बाद में आएगी। तो ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, इस ऑप्शन को तो हटा ही दो। ठीक है, अश्वगंधा इज एन एडाप्टोजेनिक हर्ब that has multiple benefits like improving thyroid functioning and reducing blood sugar levels. But remember to consult a specialist while deciding the dosage and duration of continued intake. अभी हमने डी स्टेटमेंट पढ़ा था। ये जो बी स्टेटमेंट है, ये डी स्टेटमेंट से रिलेटेड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि आप कंज्यूम कर सकते हो, इस फॉर्म में कर सकते हो, इस फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन कंज्यूम करते टाइम इन चीजों का ध्यान रखें, पहले स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर ले। तो डी और बी एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, यानी कि डी के बाद बी होना चाहिए। इतनी बात यहां से पता चल गई। एक ऑर्डर हमें ये मिल गया। सी में देखते हैं, इट रिलैक्सेस द नर्वस सिस्टम एंड लोअर्स कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स इन द ब्लड, thus मेकिंग यू फील काम एंड रिलैक्स्ड ओवरऑल। देखिए, ए स्टेटमेंट में पहले बस अश्वगंधा को इंट्रोड्यूस किया गया, डिफाइन किया गया, फिर उसके बाद उसके मल्टीपल बेनिफिट्स बताए गए। अब ये जो सी स्टेटमेंट दिया गया है, उसी बेनिफिट्स को आगे बढ़ाती हुई एक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर बेनिफिट्स की बात की गई थी, तो यहाँ पर सी में भी बेनिफिट्स की बात की गई है, यानी कि बेनिफिट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही आगे बढ़ाया गया है। तो ए के बाद सी होना चाहिए। एक ऑर्डर यहां से हमें ये मिला। ए, सी और डी भी कहां पर है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पैसिव वॉइस में बनाना है, यू हैव अडॉप्टेड द प्लान। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए अडॉप्टेड को बी अडॉप्टेड कर देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले आएंगे। कहां पर है? बीन अडॉप्टेड, ये यूज किया गया है। बीन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज है, परफेक्शन का, परफेक्ट स्टेट का हमने यूज किया है। वरना था तो ये भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और ये भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। एक्टिव से पैसिव में
कन्वर्ट करते हुए या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हुए टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अपसर्ड वर्ड का एंटोनियम पूछा है। अपसर्ड का मतलब होता है स्टूपिड एंड अनरीजनेबल। अपसर्ड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्टूपिड एंड अनरीजनेबल। ये किसी बिहेवियर को, किसी टॉक को, आपकी किसी एक्टिविटी को रिफर करने के लिए यूज किया जाने वाला एडजेक्टिव है। और इसका एंटोनियम हो जाएगा टॉलरेबल, लवेबल, अडोरेबल, सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है लॉजिकल हो, रीजनेबल हो, प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड हो, जजमेंट पर, अच्छे जजमेंट पर बेस्ड हो कि हाँ ये सही है। तो सेंसिबल का मतलब हो गया लॉजिकल एंड रीजनेबल या बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी और गुड जजमेंट्स। ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। बाकी टॉलरेबल का मतलब जो एबल टू, जिसको आप टॉलरेट कर सके, एक्सेप्ट कर सके, एबल टू बी टॉलरेटेड, एबल टू बी एक्सेप्टेड। लवेबल का मतलब जिसको प्यार किया जा सके, एबल टू बी लव्ड। अडोरेबल का मतलब जिसको अडोर किया जा सके। अडोर का मतलब भी लाइक करना, अप्रिशिएट करना, मतलब लव करने के साथ साथ अप्रिशिएट करना, एडवायर करना। अडोर का मीनिंग लिखवा देता हूं। अडोर का मतलब है टू लव समवन एक्सप्रेसिंग एडमायरेशन। etc। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अडोरेबल मतलब जिसको अडोर किया जा सके। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक के लिए यहाँ पर इस ब्लैंक में किसी भी एक वर्ड को फिल करने के लिए आपको इस पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग समझना पड़ेगा। मीनिंग के आधार पर ये फिल इन द ब्लैंक कई बार दिया होता है, कई बार जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी कि सिंटेक्स के आधार पर ये दिया होता है। किसी भी सिचुएशन में आपको ये स्टेटमेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। ब्लैंक यहां पर दिया हुआ है, आर वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट नॉट द सेम। यानी कि यहाँ पर जो है, जो भी ब्लैंक में आएगा वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सेम स्पेलिंग होगी या प्रोनाउंसिएशन होता है बट सेम मीनिंग नहीं होता, उन्हें कहते हैं होमोनियम्स। ठीक है, होमोनियम्स वो वर्ड होते हैं, अभी मैं दिखा देता हूं। होमोनियम्स दो टाइप के होते हैं। होमोनियम्स वो वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम हो सकती है लेकिन मीनिंग अलग होगा, या जिनको बोलने में प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड सेम हो सकता है लेकिन मीनिंग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये होमोग्राफ है। होमोग्राफ और होमोफोन्स होमोनियम की ही सब कैटेगरी है। होमोग्राफ, होमो का मतलब सेम और ग्राफ का मतलब राइटिंग, तो जो सेम हो राइटिंग में, जैसे कि ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, लेकिन इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। उसी प्रकार से होमोफोन्स, होमो का मतलब सेम और फोन से मतलब हो गया साउंड, जो साउंड में सेम हो, जब जिनको बोला जाए, प्रोनाउंस किया जाए तो सेम आवाज निकल के आए, उनको भी आप होमोनियम कहते हैं। होमोफोन्स, होमोग्राफ होमोनियम की ही सब कैटेगरी है। तो यही आपसे पूछा था। अगर आपको पता है तो आप इसको दूसरे ऑप्शन को चूज करोगे। एंटोनियम आपको पता है जो मीनिंग में अपोजिट हो, सिनोनियम आपको पता है जो मीनिंग में सिमिलर हो, सेम हो। एक्रोनियम मैं आपको बता देता हूँ एक्रोनियम क्या होता है। ठीक है, एक्रोनियम वो वर्ड होता है जो किसी फ्रेज के फर्स्ट लेटर से मिलकर बना होता है और एक वर्ड की तरह ही उसको प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा नासा, नासा, तो इसको NASA नहीं बोलना है, नासा बोलना है। एक वर्ड की तरह ही इसको प्रोनाउंस करना है। और ये बना किससे है? एक फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज है, उसके फर्स्ट लेटर से बना है। मेरे ख्याल से नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस
एजेंसी। इसी प्रकार से इसरो हो सकता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से नीट हो सकता है, नेशनल, और इसी प्रकार से एम्स हो सकता है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये सारे के सारे क्या है, एक्रोनियम है। इसी टाइप के होते हैं इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म भी किसी फ्रेज के फर्स्ट लेटर से ही बनते हैं, लेकिन वो एब्रीविएशन होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होते हैं। यहां लिखवा देता हूं, इनिशियलिज्म, ये एब्रीविएशन होते हैं। एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इसको लेटर टू लेटर मतलब इंडिविजुअल लेटर प्रोनाउंस किया जाता है, एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस नहीं किया जाता। जैसे आरटीआई, तो इसको करोगे आरटीआई बोलोगे, रटी नहीं बोल देना है इसको, ठीक है। और आईएएस, तो इसको आईएएस बोला जाता है, मतलब इंडिविजुअल लेटर प्रोनाउंस किए जाते हैं, इनको कहते हैं इनिशियलिज्म। और ये हो गए एक्रोनियम, जो वर्ड की तरह बोले जाते हैं, वर्ड की तरह प्रोनाउंस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, अगर हैज हैड को हेल्पिंग ऑफ की फॉर्म में लगा रखा है तो उसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो पास नहीं पास्ड होना चाहिए। इतनी बेसिक सी बात जिसको समझ में आती है, और ये तो मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं का बच्चा भी कर लेगा। थोड़ा सा मैं इसका कंटेक्स्ट बता देता हूँ सेंटेंस का। यहाँ पर जो है सेंटेंस को रिपोर्ट किया गया है, यही है प्रेजेंट का टाइम। कहने की बात यह है कि द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ड अवे, यानी कि ये वाला काम होने के आफ्टर में डॉक्टर आया। तो यहां पर ये केम वाला काम हुआ डॉक्टर के आने का, और पेशेंट के पास अवे होने का यहां पर पास्ड अवे। और इसको परफेक्ट स्टेट से इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये पहले वाला एक्शन है। पास्ट के दो अलग अलग पॉइंट पर जब दो एक्शन होते हैं तो पहले वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में और दूसरे वाले एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, ये रिफर करने के लिए कि भैया ये पहले का एक्शन है, ये बात का। इस टाइम क्रोनोलॉजी को, टाइम सीक्वेंस को रिफर करने के लिए पहले वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में बनाया करो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हर पेरेंट्स फोरबिड हर टू मैरी हर लवर। एंटोनियम बताना है फोरबिड का। फोरबिड, FORBID, फोरबिड का मतलब है नॉट टू अलाउ, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा अलाउड। रिफ्यूज का क्या मतलब होता है? रिफ्यूज का मतलब है नॉट टू एग्री, नॉट टू एग्री टू डू समथिंग। डिक्लाइन का मतलब है नॉट टू एक्सेप्ट, नॉट टू एक्सेप्ट। आप एटीएम कार्ड डालते हो एटीएम मशीन में, और अगर वो एटीएम मशीन आपके एटीएम कार्ड को एक्सेप्ट ना करे तो क्या लिखा हुआ आता है? एटीएम कार्ड डिक्लाइंड, ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटेड लिखिए सेकंड फॉर्म। प्रिवेंट का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। कोई प्रोसेस चल रही है उसको होने से रोक देना, या किसी पर्सन को कुछ करने से रोक देना। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, या टू स्टॉप समवन, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कोई पर्सन कुछ कर रहा है उसको रोक देना उस काम को करने से। क्वेश्चन नंबर 7। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ईच मेंबर ऑफ द लिटरेरी क्लब सबमिटेड वेरियस लिटरेरी वर्क्स फॉर द मैगजीन। पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर में लाओ, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो बी की फॉर्म जो है वाज हो जाएगी, या वेरियस लिटरेरी वर्क की बात हो रही है तो वर हो जाएगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ऑब्जेक्ट तो उठाकर सब्जेक्ट बनाओगे तो ये हो जाएगा वर
सबमिटेड। अब वर सबमिटेड कहाँ लिखा हुआ है देख लो, आर सबमिटेड नहीं, हैड बीन सबमिटेड नहीं, वर सबमिटेड ये लिखा, वर बीइंग सबमिटेड, स्टेट ही चेंज कर दी, इंडेफिनिट से कंटिन्यूस में ले गया। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, टेंस और मीनिंग सेम रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक, स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन सेविंग ह्यूमन लाइव्स, ब्लैंक दिया है, थ्रू आउट हिस्ट्री, टोल्ड। देखिए ये जो टोल्ड है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सैड, ये दोनों के दोनों ना ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इनके बाद लिखा जाएगा इनका ऑब्जेक्ट। ये टोल्ड भी ट्रांजिटिव वर्ब है तो इनके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, यहाँ पर तो प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है थ्रू आउट हिस्ट्री। तो यहाँ पे सैड या टोल्ड में से कोई एक वर्ब आनी है, लेकिन चूंकि दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है तो उनका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था एक्टिव फंक्शन में। अगर ट्रांजिटिव वर्ब को एक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। अगर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट मींस ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव फॉर्म में लिखा जाना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में उसका सब्जेक्ट बन गया होगा। स्टोरीज ने किसी को कुछ नहीं बताया है, स्टोरीज को बताया गया है थ्रू आउट हिस्ट्री, ये कहानियां सुनाई गई हैं डॉल्फिन्स की। तो एक्शन डन बाय समबडी एल्स का सेंस है, यानी कि पैसिव फॉर्म में आनी है। तो ये एक्टिव फॉर्म को तो हटा ही दो, बाकी की तीन स्ट्रक्चर पैसिव में है, हैड बीन सैड, हैड बीन टोल्ड, हैव बीन सैड। अब देखिए सैड को भी मैं नहीं चूज करूंगा, क्योंकि से वर्ड को स्टोरीज के लिए यूज नहीं किया जाता है। से का मतलब है टू प्रोनाउंस वर्ड्स या टू स्पीक वर्ड्स या टू स्टेट, कुछ कहना। स्टोरीज के लिए टेल या नरेट वर्ब का यूज किया जाता है। किसी वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर में वो यूज किया जाता है, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका यूसेज है, ये जानना भी जरूरी है। हम स्टोरीज के लिए सैड वर्ब का, सैड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम टेल वर्ड का, टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। स्टोरीज के लिए टेल या नरेट वर्ब इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन चूज किया जाना चाहिए, हैव बीन टोल्ड। क्वेश्चन नंबर 9, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड। कोई इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको डिफीट नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्या है वो? इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको हराया ना जा सके, जो इतना पावरफुल हो कि कोई उसको हरा ना सके, इनविंसिबल। फिर बाकी जो वर्ड है इनके मीनिंग भी आपको बता देता हूं। विगरस का मतलब है वेरी फोर्सफुल एंड एनर्जेटिक, या फिर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जो हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसको विगरस कह सकते हैं। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब है डिटरमाइंड, वेरी डिटरमाइंड टू डू समथिंग व्हाट यू वांट विदाउट लिसनिंग टू अदर्स। कोई ऐसा पर्सन जिसने जो सोच लिया, जो चाहता है ये करना है मुझे, वही करे, उसे करने के लिए एकदम डिटरमाइंड हो, बाकी लोगों की बात ना सुने, मुझे ये करना है तो मैं करूंगा, लोग चाहे कुछ भी कह रहे हैं। ऐसे पर्सन को कहा जाता है हेड स्ट्रॉन्ग, जिसका दिमाग मजबूत हो, जो दूसरों के मैनिपुलेशन में ना आए, जो दूसरे के बढ़ाने चढ़ाने में, बहकावे में ना आए, जो सोच ले मुझे ये करना है वो करे। तो हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया वेरी डिटरमाइंड, वेरी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब जिसने निश्चय कर लिया हो, डिटरमाइंड जिसने कर लिया हो कि मुझे करना है, वेरी डिटरमाइंड टू डू समथिंग, टू डू समथिंग व्हाट यू वांट, यू नहीं व्हाट वन वांट टू डू विदाउट लिसनिंग टू अदर्स। दूसरों की ना सुने, अपना जो सोच लिया वही करना है उसको, लिसनिंग टू अदर्स। इसको सिनोनियम भी लिखवा देता हूं। हेड स्ट्रॉन्ग का एक सिनोनियम होता है स्टबन, ये बहुत पूछती है एसएससी।
recalcitrant, recalcitrant, obstinate, obstinate, willful, willful, और एक डिटरमाइंड तो हुई है इसका ऑप्शन एटीसी। सोवरन का क्या मतलब होता है? सोवरन का मतलब किंग या क्वीन या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, जिसके पास कंप्लीट पावर हो, जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करता हो, उसको कह देंगे सोवरन। या फिर सोवरन का मतलब जिसके पास कंप्लीट फ्रीडम, यहां लिखवा देता हूं SOVERIGN। सोवरन जब नाउन होगा तो इसका मतलब होगा अ किंग और क्वीन, और जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होगा हैविंग द कंप्लीट और एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर। या फिर इसका मतलब हो सकता है एडजेक्टिव के फंक्शन में बीइंग इंडिपेंडेंट कंप्लीटली, बीइंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, जो पूरी तरह से आजाद हो, किसी पे डिपेंड ना करता हो। क्वेश्चन नंबर 10, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। एंजाइटी सही लिखी हुई है, वॉलंटरी सही है, प्रिपरेशन सही है, स्टेशनरी गलत लिखा हुआ है। STATIONARY होता है, इसने E लगा रखा है, मतलब दूसरे ऑप्शन को चूज करेंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, फिर से हमें एक ब्लैंक को फिल करना है। सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद हमें वर्ब लगानी है, और ऐसी वर्ब लगानी है जो इस ऑफ प्रीपोजिशन के साथ मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बनाए, मीनिंगफुल फ्रेजल वर्ब बनाए, जो इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से, सिंटेक्स के हिसाब से, सिमेंटिक्स के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, सुटेबल हो। कास्ट का मतलब होता है अ सोशल क्लास, एक सोशल आइडेंटिटी को कास्ट कहते हैं, स्पेशली इंडिया में कास्ट वर्ड को यूज किया जाता है। कास्ट का मतलब होता है अ सोशल क्लास या अ सोशल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी। अब कास्ट तो एक नाउन है, क्या हम इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगा के इसको फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती। कॉस्ट का मतलब है प्राइस। अब कॉस्ट तो एक नाउन है, क्या इसके साथ आप ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर इसको फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती। कोस्ट का मतलब है सी के आसपास का एरिया, द लैंड नियर द सी, द लैंड बिसाइड द सी। कोस्ट एक नाउन है, कोस्ट का मतलब है द लैंड बिसाइड द सी। ये तो एक नाउन है, क्या इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर इसको फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, ऐसी कोई फ्रेजल वर्ब एग्जिस्ट नहीं करती है। सही फ्रेजल वर्ब है कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ का मतलब है टू लीव। जब कोई शिप अपने शोर को छोड़कर समुद्र में जाता है तो उसको कहते हैं कास्ट ऑफ, टू लीव, अपने शोर को छोड़कर लीव कर गया, अवे मूव अवे कर गया। कास्ट ऑफ का एक मतलब हो सकता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग या टू डिस्कार्ड समथिंग, टू गेट रिड ऑफ समथिंग या टू डिस्कार्ड समथिंग। आपके पास कुछ है, उससे छुटकारा पा लेना, उसको फेंक देना, टू डिस्कार्ड समथिंग, फेंक दिया है, किसी को पकड़ा दिया, कुछ भी किया। तो वी कास्ट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एंड बॉट न्यू वंस फॉर दिवाली। सेकंड फॉर्म में लगी है
कास्ट की फर्स्ट फॉर्म भी यही होगी, सेकंड भी यही होगी, थर्ड भी यही होगी। क्वेश्चन नंबर 12, सिनोनियम बताना है एक्सटिंक्ट वर्ड का। एक्सटिंक्ट वर्ड एक एडजेक्टिव है और एक्सटिंक्ट का मतलब है जो अब एग्जिस्ट ना करता हो, जो खत्म हो गया है, नॉट नाउ एग्जिस्टिंग। एक्सटिंक्ट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है नॉट नाउ एग्जिस्टिंग, जो अब एग्जिस्टेंस में ना हो उसको कह देंगे एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गया हो। तो इसका सिनोनियम लिविंग हो सकता है क्या? नहीं। वाइब्रेंट नहीं, वाइब्रेंट का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, तो ये भी इसका सिनोनियम नहीं हो सकता। वैनिश्ड हो सकता है, एक्टिव भी नहीं हो सकता। ठीक है, वैनिश वर्ब का मतलब है टू डिसअपियर, डिसअपियर हो जाना। या फिर वैनिश का मतलब हो सकता है टू स्टॉप बीइंग प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग। वैनिश की थर्ड फॉर्म को, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज किया जा सकता है, और वैनिश का मतलब हो जाएगा जो डिसअपियर हो गया हो, डिसअपियर्ड, या जो कि अब एग्जिस्ट ना करता हो, यानी कि ये इसका सिनोनिम हो सकता है। वाइब्रेंट नहीं हो सकता था, वाइब्रेंट भी हालांकि एक एडजेक्टिव है, मीनिंग में इसके लिखवा देता हूं, आपके काम आएगा। वाइब्रेंट का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, कोई पर्सन है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, एक्साइटिंग है, एंथुजियाज्म है, उसको हम वाइब्रेंट कह सकते हैं। आपका कोई आइडिया है जिसमें बहुत जोश भरा हुआ है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, एंथुजियाज्म भरा हुआ है, तो आप उसको कह सकते हैं वाइब्रेंट आइडियाज, फुल ऑफ एनर्जी एंड enthusiasm. क्वेश्चन नंबर 13, ईडियम दिया गया है यू स्नूज यू लूज। देखिए, स्नूज का मतलब होता है टू स्लीप लाइटली, थोड़े समय के लिए हल्का फुल्का सो जाना। स्नूज का मतलब है टू स्लीप लाइटली, और यू स्नूज यू लूज का मतलब हो जाएगा, गांव में हमारे कह देते हैं जो खोता है वो, जो सोता है वो खोता है, जो सो गया वो खो गया, ऐसे कह देते हैं गांव में हमारे। तो यू स्नूज यू लूज का मतलब है इफ यू आर नॉट, if you are not aware of something, if you are not alert, if you don't pay attention to something, you will miss out the opportunities. अगर आप अटेंटिव नहीं है, आप किसी चीज के बारे में अवेयर नहीं है, तो आप अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दोगे, कोई और फायदा उठा लेगा। इसी चीज को मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूं ताकि आप रट्टा मार सके एग्जाम के लिए। इफ यू don't pay attention or take action quickly, you will probably miss out the opportunities or will be overtaken. be overtaken मतलब कोई ओवरटेक कर देगा आपको, कोई पीछे छोड़ देगा। be overtaken by someone else, someone else. कहाँ है ये ऑप्शन? इफ यू ओवरस्लीप यू आर लाइकली टू लूज अ जॉब, नहीं। लेजीनेस इज नॉट गुड, नहीं। इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटीज। थर्ड ऑप्शन में वो मीनिंग दिया है, यू मे लूज योर मनी इफ स्नूजिंग इज नॉट स्लो, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। कोटर्मिनस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, को टार्मिनस नहीं होता, यहाँ पर ए नहीं आएगा, ई आएगा। सही स्पेलिंग होती है को टर्मिनस। अब देखिए मीनिंग क्या है कोटर्मिनस का।
को का मतलब है टुगेदर, और इस टर्मिनस, ये टर्मिनस बना है TERMINUS, ग्रीक भाषा का शब्द है। टर्मिनस का मतलब होता है एंड या बाउंड्री, और इस टर्मिनस से ही बनता है टर्मिनेट वर्ड। टर्मिनेट वर्ब का मतलब होता है टू एंड समथिंग, किसी चीज को फिनिश कर देना। तो टर्मिनस का मतलब एंड, किसी चीज का एंड, एंड पॉइंट या बाउंड्री, लिमिट। तो को टर्मिनस का मतलब हो जाएगा वो चीजें, या को टर्मिनस रेफर करेगा उन चीजों को जिनकी बाउंड्री सेम हो, एक साथ हो, यानी कि सेम, हैविंग, एडजेक्टिव है ना, हैविंग सेम बाउंड्रीज इन स्पेस, टाइम और मीनिंग। वो चीजें जो स्पेस के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में या मीनिंग के रेस्पेक्ट में सेम बाउंड्री हैव करते हो, रखते हो, उसको कह देंगे को टर्मिनस। अनाउंस का तो मतलब पता ही है आपको, टू स्टेट समथिंग ऑफिशियली या टू मेक समथिंग नोन पब्लिकली। पब्लिकली किसी चीज को बता देना अनाउंस करना होता है। एम्बिएंट का मतलब है एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन सराउंडिंग एन एरिया। आपके चारों तरफ, आप जहां पर भी हैं, आप जहां पर भी हैं, आपके चारों तरफ की जो आपके सराउंडिंग एरियाज की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, उन एनवायरमेंटल कंडीशन को कहते हैं एम्बिएंट। लिखवा देता हूं मैं एम्बिएंट का मीनिंग, एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस सराउंडिंग एन एरिया। फेलिसिटेट का क्या मतलब है? फेलिसिटेट का मतलब हो जाएगा टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन, टू एक्सप्रेस गुड विशेस ऑन ए हैप्पी ओकेजन और ऑन ए अचीवमेंट। किसी ने कुछ अचीव किया या किसी कोई हैप्पी ओकेजन है, आपने उसको गुड विश की, आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो आपने क्या किया, आपने उसको फेलिसिटेट किया। फेलिसिटेट का मतलब है टू कॉन्ग्रेचुलेट, congratulate someone या to express good wishes on a happy occasion, on a happy occasion। क्वेश्चन नंबर 15, अंडरलाइन इडियम का सिनोनियम बताना। देखिए पूरा स्टेटमेंट मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे इस वर्ड को समझूंगा। इस वर्ड का मीनिंग अगर मुझे पता है और इन चारों ऑप्शन में जो वर्ड लिखे हैं इनका मीनिंग मुझे पता है, तो मुझे स्टेटमेंट को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अगर मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, ये जो चारों शब्द यहाँ पर दिए हैं इनके मीनिंग में मुझे कोई कंफ्यूजन है, इनका मीनिंग मुझे नहीं पता, या फिर ये जो चारों शब्द दिए हैं सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड हैं, या इनमें से एक दो ऑप्शन जो है सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड हैं, तब मुझे इस वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग को जानने की जरूरत पड़ेगी कि इस वर्ड का इस कंटेक्स्ट में, इस सेंटेंस में एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और उस एग्जैक्ट मीनिंग के हिसाब से कौन सा वाला वर्ड यूज होना चाहिए, कौन सा वाला वर्ड इसका सिनोनियम या एंटोनियम होना चाहिए। तो ऑडासिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, बोल्डनेस, या फिर करेज या कॉन्फिडेंस। ऐसा करेज, ऐसा करेज, ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे दूसरे लोग रूड समझते हो। करेज और कॉन्फिडेंस नहीं, आपके हिसाब से तो वो करेज है, आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन दूसरे लोग उसे रूड बिहेवियर समझते हो कि यार ये तो रूड है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती करता फिरता रहता है। करेज और कॉन्फिडेंस दैट समवन कंसीडर रूड। तो ऑडासिटी का मतलब हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा करेज, लिखा हुआ है यहाँ पर।
रिपरेशन का क्या मतलब होता है? रिपरेशन का मतलब हो गया पेमेंट फॉर हार्म। आपने किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया, कोई डैमेज कर दी, उस डैमेज के, उस हार्म के बदले में, उसके एक्सचेंज में जो आप पेमेंट उसको दोगे उसको कहता है रिपरेशन। पेमेंट फॉर हार्म और डैमेज। डेस्परेशन का क्या मतलब होता है? डेस्परेशन बना है डेस्परेट से। डेस्परेशन का मतलब हो गया द फीलिंग ऑफ नीडिंग और वांटिंग समथिंग वेरी मच। मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे करना ही करना है, इस फीलिंग को कहते हैं डेस्परेशन। द फीलिंग ऑफ नीडिंग और वांटिंग समथिंग वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। ग्लोरीफाई का सिनोनिम बताना है। ग्लोरीफाई का मतलब है टू प्रेज, और यहां पर इसका एग्जैक्ट सिनोनिम लिखा हुआ है। स्ट्रेंथन का मतलब है, स्ट्रेंथन बना दी कि स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ एक नाउन है, उसमें ईएल लगाकर हमने इसको वर्ब बना दिया। तो स्ट्रेंथन का मतलब है टू गिव स्ट्रेंथ, टू गिव स्ट्रेंथ या टू मेक स्ट्रॉन्गर, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर। सिंप्लीफाई का मतलब है टू मेक सिंपल। सिंपल एडजेक्टिव है, सिंप्लीफाई का मतलब टू मेक समथिंग सिंपल। स्टूपिफाई अच्छा वर्ड है। स्टूपिफाइड बना है स्टूपर से। स्टूपर क्या होता है? स्टूपर एक नाउन है। स्टूपर का मतलब है अ स्टेट और अ कंडीशन, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई पर्सन लगभग अनकॉन्शियस हो और कुछ भी सोचने में असमर्थ हो। अ स्टेट or a condition in which a person is almost unconscious and unable to think clearly. किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली हो, या कोई नार्कोटिक ड्रग ले ली हो, या किसी प्रकार की कोई चोट लग गई हो, किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई हो, वो लगभग अनकॉन्शियस हो जाए और कुछ भी सोचने पाने में असमर्थ हो, उसकी उस स्टेट को, उस कंडीशन को कहते हैं स्टूपर। स्टूपिफाई का मतलब हो गया to bring someone in this condition, in this state। लिखवा देता हूं यहां पर। STUPOR, स्टूपर एक नाउन है। a state or condition in which a person is almost unconscious and unable to think clearly। यहीं से बनी है वर्ब स्टूपिफाई। स्टूपिफाई, स्टूपिफाई का मतलब टू मेक समथिंग अनेबल टू थिंक क्लियरली, टू मेक समथिंग अनेबल टू थिंक क्लियरली, या टू ब्रिंग समवन इन दैट कंडीशन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है। इट वॉज ए हेक्टिक डे फॉर सुजान विद अ लॉट ऑफ परचेजेस एंड ए कपल ऑफ मीटिंग्स। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा है इट वॉज ए हेक्टिक डे फॉर सुजान, मतलब एक ही स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज करके 4 ऑप्शन बनाकर दिए हैं। क्या चेंज है ये पकड़ना है। हेक्टिक, इट वॉज ए हेक्टिक डे फॉर सुजान विद द लॉट ऑफ परचेज। यहाँ पर लिखा था अ लॉट ऑफ परचेजेस, यहाँ पे लिखा है द लॉट ऑफ परचेजेस, यहाँ पे लिखा है द लॉट ऑफ परचेज, यहाँ पे लिखा है अ लॉट ऑफ परचेज। देखिए द लॉट ऑफ समथिंग जैसा कुछ नहीं होता। दो स्ट्रक्चर में जो है हम लॉट को यूज करते हैं,
या तो होता है अ लॉट ऑफ समथिंग, अ लॉट ऑफ समथिंग, या होता है लॉट्स ऑफ समथिंग, लॉट्स ऑफ समथिंग। ये जो लॉट है इसको काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, और लॉट का मतलब है अ लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। लॉट को अगर आप डिक्शनरी पे डालकर देखेंगे, ये जो वर्ड है LOT, लॉट, ये किसी भी डिक्शनरी पे गूगल पे आप डालकर देखेंगे तो लॉट का मतलब लिखा हुआ आता है अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग या लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। इसको हम काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए अगर सिंगुलरली ट्रीट कर रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल ए आएगा, प्लूरल यूज कर रहे हैं तो लॉट्स आएगा। डेफिनिट नंबर को ये रिफर नहीं करता है। लॉट का मतलब है अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग या अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। ये किसी के डेफिनिट नंबर को या डेफिनिट अमाउंट को रिफर नहीं करता। लॉट ये तो बताता है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा संख्या में है या बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन ये संख्या कितनी है, 50 है, 100 है, या कितनी अमाउंट है, ये रिफर नहीं करता। इसलिए इसको डेफिनेट सेंस में नहीं लिया जा सकता, द आर्टिकल इससे पहले नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए लॉट ऑफ, ये नंबर को भी रिफर कर सकता है, अमाउंट को भी रिफर कर सकता है। नंबर को तब रिफर करेगा जब यहां पर कोई काउंटेबल थिंग लगी हो, काउंटेबल यूनिट होगी, काउंटेबल एंटिटी होगी, तो उसके नंबर को रिफर करेगा, अ लार्ज नंबर ऑफ काउंटेबल थिंग। और अनकाउंटेबल थिंग लिखी होगी तो अमाउंट को रिफर करेगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल थिंग। अगर काउंटेबल थिंग है उसके लार्ज नंबर को रिफर कर रहे हो तो उसको यहां पर प्लूरल फॉर्म में लो, प्लूरल फॉर्म में लिखी जाएगी, तो यहां पर ये परचेजेस ठीक हो जाएगा, परचेज गलत हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म में लिखो फर्स्ट। आउट ऑफ द ब्लू, एक इडियम दिया है आपको, इसका मीनिंग बताना है। देखिए आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है अनएक्सपेक्टेड। जब इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड या फिर अनएक्सपेक्टेडली, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली जब यूज करोगे तो इसका मतलब एडवर्ब के फंक्शन में यूज करते हो उसको। फोर्थ ऑप्शन लगा तो है, फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19, एक सेंटेंस अरेंजमेंट आपको दिया है। लुइस वाज एंथ्रोल्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेज्ड डॉट सिस्टम। अब देखिए ये जो ए स्टेटमेंट है, इसके पहला स्टेटमेंट होने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि यहां पर एक पर्सन के लिए प्रॉपर नाउन यूज किया गया है जो कि उसका एग्जैक्ट प्रॉपर नेम है, आइडेंटिटी है। किसी भी पैराग्राफ में जब हम किसी पर्सन को बताते हैं, रिफर करते हैं, तो पहले हम उसका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम यूज करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ में कहीं भी हम उसके लिए रिलेवेंट पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो लुइस चूंकि प्रॉपर नाउन है तो इसको फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। हालांकि मैंने अभी तक बाकी के स्टेटमेंट पढ़े नहीं है, पढ़ने के बाद और मैं श्योर हो जाऊंगा। देखिए बी स्टेटमेंट को मैं देखता हूं तो यहाँ पर ही पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है। पहले आप नाउन यूज करोगे, फिर उसके लिए बाद में कहीं प्रोनाउन यूज करोगे, तो बी से तो जो है बी स्टेटमेंट से इस पैराग्राफ की शुरुआत नहीं हो सकती। इस ऑप्शन को हटा लो। Blind persons could read large letter books that are bulky with the aid of this alphabetic code. This alphabetic code में जो this डिटर्मिनर के फंक्शन में लगाया गया है, ये पॉइंट आउट करने के लिए लगाया जाता है, और पॉइंट आउट आप तभी कर सकते हैं जब वहां पहले से कोई मौजूद हो। अगर यहाँ कोई कार खड़ी है तभी तो मैं कह सकता हूँ दिस कार। इसका मतलब जिसको मैं कह रहा हूं दिस अल्फाबेटिक कोड, ये अल्फाबेटिक कोड का पहले कहीं जिक्र होना चाहिए, पैराग्राफ में इसको कहीं पहले मेंशन होना चाहिए। पहले इसको कहीं मेंशन कर देंगे, फिर उसके बाद इसको दिस अल्फाबेटिक कोड यानी कि दिस लगाकर इसको पॉइंट आउट कर देंगे। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, इससे पहले वो स्टेटमेंट आएगा जहां पर अल्फाबेट कोड का जिक्र हुआ हो। तो सी से शुरुआत नहीं हो सकती, इसको भी हटा दो। एडिशनली ही, देखिए यहां पर डी स्टेटमेंट में भी पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है, ये भी पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। फिर ले देखे एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, दूसरा ABCD, मतलब जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं
स्टेटमेंट उसी सीक्वेंस में सही है, एक बार पढ़ के कंफर्म कर लो। लुईस वाज एंथ्रोल्ड बाय द कांसेप्ट ऑफ रेज डॉट सिस्टम, ही मेड अप हिज माइंड टू यूज द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एन अल्फाबेटिक कोड। ब्लाइंड पर्सन्स कुड रीड लार्ज लेटर बुक्स दैट आर bulky with the help of this alphabet code. Additionally, he developed the 6-dot cell technology which was at his fingertips. 20 फिर से आपको एक सेंटेंस अरेंजमेंट दिया गया है। सेंटेंस अरेंजमेंट की बहुत ही जल्दी मैं एक अलग से क्लास लाने वाला हूं, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी सेंटेंस अरेंजमेंट कराऊंगा। स्टेटमेंट पहला देखिए, मैं आपसे बार बार कह के चल रहा हूं कि हो सकता है आपको जो है आप शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट मेथड आपको सिखा दिए गए हो। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, ग्रामेटिकल हिंट मिल जाते हैं, कई बार स्ट्रक्चर हमारी हेल्प कर देता है। कोई कंजंक्शन लगा हुआ है, हमें पता लग जाएगा कि इस कंजंक्शन से पहले कंजंक्शन किस तरह के स्टेटमेंट को जोड़ता है, तो उससे पहले कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए। मतलब ग्रामेटिकल जो वर्ड है, ग्रामेटिकल पैटर्न हमें हिंट कर देता है, हमें क्लू दे देता है कि इससे पहले स्टेटमेंट आना चाहिए। लेकिन कई बार सेंटेंस अरेंजमेंट पूरी तरह से मीनिंग बेस्ड होते हैं, यानी कि अगर आपको स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आएगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होंगी, तभी आप उन्हें कर पाएंगे। तो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि बिल्कुल आप शॉर्ट ट्रिक सीखिए, हिंट पकड़ना सीखिए, जुगाड़ लगाना सीखिए, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को अपनी इंप्रूव कर लीजिए अगर आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम में अच्छे खासे नंबर लाने हैं। Through the development of technologies, telecommunications, transportation, and other areas, globalization has developed very quickly in the last few decades, resulting in economic, social, political, and cultural integration on a global scale. पूरा स्टेटमेंट पढ़ा, मुझे कोई इजीली नोटिसेबल हिंट नहीं मिला, कोई ऐसा हिंट नहीं मिला जो इजीली नोटिसेबल हो। बी स्टेटमेंट पढ़ूंगा। Although technology has had both positive and harmful effects on human life, its negative repercussions must be addressed appropriately. बी स्टेटमेंट को पढ़ के भी कोई इजीली नोटिसेबल हिंट नहीं मिला। हाँ, इतनी बात ये समझ में आई है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन को रिफर किया गया है, तो इससे पहले कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जहां पर टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया हो या टेक्नोलॉजी का कोई फीचर बताया गया हो कि टेक्नोलॉजी ये करती है, वो करती है, ऐसा है, वैसा है, फिर हम बताएं कि इसके पॉजिटिव और हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। इतनी बात इसको पढ़ के समझ में आई। सी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन हैज मेड सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई इजीली नोटिसेबल हिंट नहीं मिला कि इसको पढ़ के समझ में आ जाए। हाँ, लेकिन अगर आप मीनिंग समझ पा रहे हो, अगर आप सी स्टेटमेंट का और ए स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग पकड़ पाए हो, तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ए स्टेटमेंट में ग्लोबलाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट दिखाया गया है कि ग्लोबलाइजेशन डेवलप होकर आ गया, ऐसा है, इस सिचुएशन में, इस स्टेट में है। और सी स्टेटमेंट में उसी ग्लोबलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन बताया गया है। पहले कोई चीज, जब हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन देंगे, पहले हम ये बताएंगे कि ये चीज डेवलप होकर आ गई, फिर उसका कंट्रीब्यूशन बताएंगे। मतलब हमारे इंफॉर्मेशन देने का या किसी भी राइटर के इंफॉर्मेशन देने का ऑर्डर तो यही होना चाहिए कि पहले हम किसी भी एंटिटी को बताएंगे कि ये चीज डेवलप होकर इस स्टेट में आ गई, इस अवस्था में है, और अब ये इसका कंट्रीब्यूशन ये है। तो ए के बाद सी होना चाहिए। ये एक इंफॉर्मेशन देने का ऑर्डर होता है, सभी लैंग्वेज में, सभी राइटर्स में बेसिक सेंस है, ये इसी ऑर्डर में वो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ए के बाद सी होना चाहिए। जहां पर आपने ग्लोबलाइजेशन को बताया कि वो डेवलप हो चुकी है लास्ट फ्यू डिकेड्स में, और अब जो है उसका सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस आप दिखा रहे हैं। तो यहां से एक अंडरस्टैंडिंग आई, एक यहां से हिंट मिला कि ए के बाद सी होना चाहिए, ये एक ऑर्डर मिला। अब देखिए आगे पढ़िए डी स्टेटमेंट को। For example, science and technology have made remarkable strides, providing businesses with a fantastic opportunity to expand quickly even outside of national borders. देखिए यहाँ पर हमने ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूशन बताया है कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमीज में, इस तरह की हमने बात की गई है, और इसी के एग्जाम्पल को दिया है हमने डी स्टेटमेंट में। प्रोवाइडिंग बिजनेसेस विद अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। ये जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है,
ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो एक देश से दूसरे देश में जा पाई हैं, और इसी की वजह से अलग अलग बिजनेसेस को फायदा मिला है, प्रोवाइडिंग बिजनेसेस विद अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। तो ये जो डी स्टेटमेंट लिखा है वो सी का एग्जाम्पल ही है। सी में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसी को एग्जाम्पलीफाई किया गया है डी स्टेटमेंट में। तो यहां से एक हिंट मिला हमें कि सी के बाद डी होना चाहिए। ये दो ऑर्डर हमें मिल गए हैं, ए सी और सी डी। अब इसके बाद जो डी में जो इंफॉर्मेशन दी गई है साइंस और टेक्नोलॉजी के जनरल स्टेटमेंट, जनरल इंफॉर्मेशन है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसी में से एक एस्पेक्ट पर टेक्नोलॉजी पर फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है बी में, कि टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। नेगेटिव इफेक्ट को, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को, रिपरकशंस को एड्रेस किया जाना चाहिए। तो यहां से भी एक हिंट हमें मिल रहा है कि डी के बाद बी होना चाहिए। भाई पहले साइंस और टेक्नोलॉजी का बताएंगे कि जनरल कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने क्या इफेक्ट डाला है, फिर उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। एक हिंट हमें यहां से मिलता है कि डी भी होना चाहिए। तो ए सी, सी डी और डी बी, देखिए सी डी और डी बी यहां पर भी हैं, लेकिन ए और सी का ब्रेक टूट रहा है। पहले हम एक ही थीम पर, एक ही पॉइंट पर इंफॉर्मेशन देते हैं, ए और सी एक साथ रखे जाने चाहिए स्टेटमेंट, क्योंकि एक ही पॉइंट पर फोकस करते हैं और वो पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन पर फोकस है, यहाँ भी ग्लोबलाइजेशन पर फोकस है। यहाँ इस ऑप्शन में और सी, ए और सी का ब्रेक टूट गया, यहाँ वो ब्रेक बना हुआ है। ए सी, सी डी और डी बी, ये तीनों जो पॉसिबल हिंट हमें मिले मीनिंग के, हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के आधार पर मिले। अब इतने कम समय में ये बड़े बड़े 4 स्टेटमेंट्स को 6 भी हो सकते हैं, इनको पढ़ना, प्रोसेस करना, इनको समझना, क्या ये रिफर कर रहे हैं और फिर इन्हें किस अरेंजमेंट में होना चाहिए, इसके लिए आपकी रीडिंग स्किल्स फास्ट होनी चाहिए और तेजी से पढ़कर, फास्ट रीडिंग करके तेजी से समझ में आना चाहिए पैराग्राफ में क्या लिखा है। इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, किसी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत बैठे रहिए। 21 पे चलते हैं। एक पैराग्राफ आपको दिया है कॉम्प्रिहेंशन, उसको पढ़ेंगे और यहाँ पर जो ब्लैंक आपको दिए गए हैं उसको फिल करेंगे। द मैसिव रैंसमवेयर अटैक दैट हैज क्रिपल्ड ई हॉस्पिटल सर्विसेज ऑफ एम्स दिल्ली हाईलाइट्स द ब्लैंक दिया गया है वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉसिबली अदर क्रिटिकल आईटी सिस्टम्स टू साइबर क्रिमिनल्स। देखिए वल्नरेबिलिटी यहाँ पर नाउन लिखा है, यहाँ पर लिखा है द आर्टिकल इस वल्नरेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर कोई एडजेक्टिव भी आएगा और चारों ऑप्शन में आपको एडजेक्टिव दिए गए हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाई गई जो कि वल्नरेबिलिटी के लिए लगाई जानी है। डेवलपिंग वल्नरेबिलिटी की बात हो रही है, साइनिंग वल्नरेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथनिंग वल्नरेबिलिटी के लिए, इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी के लिए। देखिए वल्नरेबल का मतलब होता है रिस्क, रिस्की या ओपन टू रिस्क। वल्नरेबल, वल्नरेबल एक एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होता है ओपन टू रिस्क। कोई भी चीज अगर रिस्क के लिए, डेंजर के लिए ओपन है, डेंजर सिचुएशन में वो आ सकती है, रिस्की सिचुएशन में वो आ सकती है, तो उसको कहेंगे वल्नरेबल, ओपन टू रिस्क और डेंजर। तो वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब हो गया? वल्नरेबिलिटी का मतलब हो गया द एबिलिटी ऑफ बीइंग ओपन टू रिस्क या क्वालिटी ऑफ ओपन टू रिस्क। उस क्वालिटी को, उस एबिलिटी को, किसी भी चीज की उस क्वालिटी को, उस एबिलिटी को हम वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं, जिस क्वालिटी एबिलिटी की वजह से वो रिस्क और डेंजर की सिचुएशन में आ सकती है। अब ये जो वल्नरेबिलिटी है ये डेवलपिंग होगी, शाइनिंग होगी, स्ट्रेंथनिंग होगी या इंक्रीजिंग होगी। देखिए शाइनिंग को और स्ट्रेंथनिंग को हटाई दो। शाइनिंग का मतलब आपको पता है चमकना, और स्ट्रेंथनिंग का मतलब है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, टू गिव स्ट्रेंथ। अभी थोड़ी देर पहले वर्ड आया था स्ट्रेंथन, तो मैंने बताया था, तो ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। डेवलपिंग और इंक्रीजिंग में आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, डेवलप का मतलब होता है टू ग्रो, टू ग्रो इन साइज। कोई पौधा है छोटा सा, डेवलप होकर बड़ा हो जाता है। कोई सिस्टम है अभी प्राइमरी स्टेज में है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें और ज्यादा फीचर्स ऐड करते रहते हैं वो डेवलप हो जाता है। कोई इकोनॉमी है अभी पुअर है, डेवलपिंग हो रही है,
जब वो रिच हो जाएगी तो वो डेवलप हो जाती है। कहने का मतलब, डेवलपिंग का मतलब होता है टू ग्रो इन साइज या टू बिकम मोर एडवांस। तो जो वल्नरेबिलिटीज है वो ग्रो, साइज में ग्रो हो रही है या वो ज्यादा एडवांस होती जा रही है? नहीं, वो नंबर में ग्रो हो रही है, उनका नंबर बढ़ रहा है, उनका साइज तो बढ़ रहा है लेकिन वो साइज नंबर में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग वर्ड को यूज किया जाना चाहिए। इंक्रीज का मतलब होता है टू बिकम लार्ज इन साइज और अमाउंट और नंबर। सही वर्ड आएगा इंक्रीजिंग। इंक्रीज, CREASE, CREASE। इंक्रीज का मतलब टू बिकम लार्ज इन साइज, अमाउंट और नंबर। इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे चलते हैं 22 पर। द प्रीमियर पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, यहां पर ब्लैंक दिया गया है, टू अराउंड 15 लाख आउट पेशेंट एंड 80,000 इन पेशेंट्स एवरी ईयर। देखिए यहाँ पर कोई वर्ब स्ट्रक्चर आनी है और वर्ब स्ट्रक्चर भी ऐसी जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो, क्योंकि आगे टू प्रीपोजिशन लगा रखा है और वो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब दी है केटर। 4 ऑप्शन में अलग अलग टेंस और स्टेट में रख के दी है। अब यहाँ पर लगा हुआ है एवरी ईयर। एवरी ईयर है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है कि जो एक्शन है फ्रीक्वेंट नेचर का होना है। फ्रीक्वेंट नेचर के लिए हम इंडेफिनिट स्टेट यूज करते हैं, तो केटर्स लगा दो उठाकर। केटर्ड भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ पर एवरी ईयर की बात हो रही है जो कि सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाता है और प्रेजेंट का ही कंटेक्स्ट है। पूरे यहाँ पर देखिए प्रेजेंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी सब जगह प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में केटर्स को उठाकर यहाँ पर लगा दो। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। The Premier Public Healthcare Institute caters to around 50 lakh outpatients and 80,000 inpatients every year. Consequently, there are fears that the attackers could sell the now force encrypted AIMS databases that contain public information, political information, personal information of patients, including political leaders, senior administrators, judges, and their health केयर रिकॉर्ड्स ऑन द डार्क वेब। देखिए इंफॉर्मेशन से पहले कौन सा वर्ड लगा है यहाँ पर? किसी की पब्लिक इंफॉर्मेशन। पब्लिक इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? किसी की पब्लिक इंफॉर्मेशन से मतलब है उसके बारे में वो जानकारी जो पब्लिकली अवेलेबल हो, जो पब्लिक को पता हो। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली सबको पता है उसको डार्क वेब पे डाल के क्या फायदा? कौन सा साइबर क्रिमिनल ऐसा करेगा? मतलब ये तो यूजलेस वर्क हो गया ना। तो मेरे बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या है? मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा बोलता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं, क्या मैं समझाता हूं, किस चीज का मैं टीचर हूं, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। कहाँ मैं रहता हूं, कहाँ मेरी दुकान है, कहाँ मेरा मकान है, कितने अकाउंट में मेरे पैसे हैं, मैं आज शाम को, आज रात को क्या करने वाला हूं, मैं कहाँ जाने वाला हूं, ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को डालकर मुझे ही कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी पब्लिक को पता है, उसको कोई डार्क वेब पे क्यों डालेगा? तो ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। यहाँ पे आना चाहिए पर्सनल इंफॉर्मेशन। पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन से मतलब हो जाएगा, अगर पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, यहाँ तो नहीं आएगा, कहीं पर भी अगर पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन लिखा हो तो इसका मतलब हो गया एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन कही जा सकती है। पर्सनल एक कलेक्टिव नाउन है। पर्सनल का मतलब होता है द पीपल एम्प्लॉयड इन ए कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और एनी आर्म्ड फोर्स। किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में जितने भी लोग काम करते हैं उनको सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से पर्सनल कहा जाता है। ये कलेक्टिव नाउन है, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ तो ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रहा था, लेकिन कहीं पे अगर लिखा हुआ आ जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन से मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन लोगों के बारे में हो,
वो भी यहाँ पर आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है और आगे बढ़ना है। 24 डार्क वेब पता है क्या होता है? डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो हिडन है, एनक्रिप्टेड है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिडन या एनक्रिप्टेड पार्ट है जिसको हम यूजुअल सॉफ्टवेयर या यूजुअल सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट एज इनके द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते। इस हिडन एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर टूल चाहिए होते हैं। फिर आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑफ कोर्स व्हाट हैज हैपेंड टू एम्स इज हार्डली ए लोकल फिनोमिनन। अब ब्लैंक दिया है, उसके बाद ब्लैंक दिया है। अ इंक्रीज इन साइबर अटैक्स ऑन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड। अ ग्रैंड इंक्रीज, ठीक है, ग्रैंड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एंड इंप्रेसिव, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, या साइज में बहुत ज्यादा लार्ज हो, ब्यूटीफुल हो, उसको हम ग्रांड कहते हैं। तो इस इंक्रीज को ग्रांड तो नहीं कह सकते। साइबर अटैक्स में इंक्रीज हो रहा है, हम उसको ग्रांड कह देंगे क्या? ये मतलब इंप्रेसिव है, ये इंप्रेस कर रहा है हमें? नहीं, ग्रांड का मतलब है इंपॉर्टेंट और इंप्रेसिव, लार्ज एंड ब्यूटीफुल। कोई बिल्डिंग बड़ी हो, सुंदर हो, तो उसको कहते हैं ग्रैंड। ये तो यहां पर नहीं आएगा। वेटी का मतलब हैवी, जिसका वेट बहुत ज्यादा हो। तो ऐसा भी नहीं है कि जो इंक्रीज है इसका वजन बहुत ज्यादा है, पहले 50 किलो का था अब 150 किलो का हो गया, ये भी नहीं आना चाहिए। बल्क का मतलब, बल्क रिफर करता है लार्ज अमाउंट को। आप किसी दुकान पे, आप किसी होलसेलर के पास जाइए, एक दो आर्टिकल वो आपको नहीं देगा, वो आपसे क्या कहेगा? बल्क में खरीदेंगे तो ही मिलेगा। बल्क मतलब लार्ज अमाउंट को रिफर करता है। तो बल्क है नाउन, रिफर करता है लार्ज अमाउंट को। अच्छा, हम यहाँ पर इस इंक्रीज का क्या रिफर कर रहे हैं? नंबर। तो यहाँ पर यूज किया जाना चाहिए मैसिव। मैसिव भी लार्ज नंबर को, लार्ज अमाउंट को ही रिफर करता है। मैसिव रिफर करेगा अ लार्ज नंबर को या अमाउंट को। तो मैसिव इंक्रीज, अ मैसिव इंक्रीज इन साइबर अटैक, अ मैसिव इंक्रीज इन साइबर अटैक्स ऑन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स। आगे 25 देख लेते हैं क्या आना चाहिए। 25 के ऑप्शन रहे ये। अ मैसिव इंक्रीज इन साइबर अटैक्स ऑन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड वाइड हैज बीन विटनेस्ड, हैज विटनेस्ड, इज विटनेस्ड, वाज विटनेस्ड। देखिए, वाज विटनेस्ड तो ग्रामेटिकली गलत लिखा हुआ है। वाज अगर लिंकिंग वर्ब मानोगे तो भी इसको हमें पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखना पड़ेगा। इसको हेल्पिंग वर्ब मानोगे तो भी इसको वर्ब के आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ पर विटनेस को एक वर्ब की फॉर्म, वर्ब लगाया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। विटनेस को या तो ईडी फॉर्म में लिखो, थर्ड फॉर्म में, या आईएनजी फॉर्म में। बट वाज का तो कंटेक्स्ट ही नहीं बन रहा, पास्ट में तो हम जा ही नहीं रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन को तो हटा दो, हैज विटनेस लगा रखा है। अब विटनेस ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं है यहाँ पर। ये ड्यूरिंग द कोविड पेंटिंग, ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक लिखा है, यानी कि ड्यूरिंग प्रीपोजिशन हो गई, और द कोविड पेंडेमिक यानी कि एक ड्यूरेशन लिखी है, एडवर्ब टाइम लिखा है, प्रीपोजिशन फ्रेज। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्टिव फॉर्म में यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए ये तो आएगी नहीं। पैसिव स्ट्रक्चर में विटनेस को यहाँ पर यूज करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, या तो हैज बीन विटनेस्ड होना चाहिए या इज विटनेस्ड होना चाहिए। अब देखिए, एक ड्यूरेशन अगर दी है तो ड्यूरेशन वाली एक्टिविटीज को तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप बनाएंगे ना। ड्यूरेशन अगर दी है तो इसका मतलब ये काम इस ड्यूरेशन में हुआ है, अब नहीं होगा। इज विटनेस अगर आप कर दोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब फ्रीक्वेंट एक्शन। यहां पर फ्रीक्वेंट एक्शन का सेंस नहीं है। ये वाला काम हुआ कोविड पैंडेमिक में, कोविड पैंडेमिक अब निकल गई तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा दोगे। 25 का फर्स्ट। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही।
इसी तरह से आपको घर पे बैठ के जो है प्रिपरेशन करनी है, चीजों को समझना है। कहीं पर अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।